जीवन में कभी हारने का मन हो, आपका हारने का इरादा बना लिया हो आपने कि अब मुझसे नहीं होगा, तो उस समय उन लोगों को याद करना जिन्होंने तुमसे कहा था कि तुमसे नहीं होगा, और फिर उठ खड़े होना। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कक्षा 9 की अपनी पुस्तक चल रही कौन सी? क्षितिज। और उसका अध्याय नंबर है आज 7, और 7वां अध्याय महादेवी वर्मा का है। और क्या कुछ है इस अध्याय के अंदर वो हम बाद में बात करेंगे। पहले महादेवी वर्मा का संपूर्ण जो परिचय है उसको देखते हैं। और इनके ये एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, तो इनके जीवन से संबंधित या तो हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर या फिर पाठों के अंदर इनकी रचनाओं का सवाल है जो 101% है जो पूछा जाता है। तो इनके परिचय को विस्तार से आपको मैं बता देता हूँ, पाठ भी क्लियर हो जाएगा, पाठ का परिचय भी, और साहित्य इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। देखिए, जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका, नोट करते जाइए आप, जन्म हुआ था 1907 में। जन्म याद रखना है विशेष तौर से जितने भी रचनाकार उनका। मृत्यु की बात करें तो निधन हुआ था इनका 1987 में। निधन होता माफ़ कीजिए, निधन होता है 1987 में। जन्म 1907 में, निधन 1987 में। इनके जीवन की प्रमुख बात ये रही है। पहली बात, पिताजी के नाम की बात करें तो श्री गोविंद सहाय वर्मा थे, माताजी श्रीमती हेमरानी देवी थी। महादेवी का जो प्रिय छंद था, ये कई बार पूछा जाता है, महादेवी का कि प्रिय छंद कौन सा है इनका। ये किताब में भी आ सकता और साहित्य इतिहास में भी कई बार पूछा गया। प्रिय छंद था इनका रोला और हरि गीतिका। इनके प्रिय छंद रहे हैं ये रोला और हरि गीतिका। ठीक है मामला यहाँ तक। आगे देखिए, ये तो हो गए। अगली इनकी जो महत्वपूर्ण बात आती है, इनकी जो काव्य भाषा है वो संस्कृत निष्ठ तत्संप्रदान है। काव्य भाषा की बात करें तो इन्होंने काव्य भाषा में जो भी रचनाएं की है उनमें जो शब्दावली है वो क्या है? संस्कृत निष्ठ मिलती है, या यूँ कहें कि तत्सम शब्दावली, तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग मिलता है। ठीक है। वहीं हम बात करें तो महादेवी वर्मा का जो दार्शनिक आधार है, महादेवी वर्मा का जो दार्शनिक अपने जो आधार है वो है सर्वात्मवाद। क्या है दार्शनिक आधार? क्या है इनका? सर्वात्मवाद। कोष्टक में आप लिख लीजिए, सर्वात्मवाद जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित है, या यूँ कहें कि इस दर्शन से प्रभावित रही है, इसकी इन पर छाप रही है। अब इनकी उपाधियों की बात करते हैं। महादेवी वर्मा को किन किन उपाधियों से जाना जाता है, नवाजा गया? ये भी परीक्षा में पूछा जाता है आपके। अगर अनुरोध है मेरा, आपको वीडियो मेरे द्वारा अध्यापन अच्छा लग रहा है, इस तरीके से हर एक चीज़ बताना, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान पर क्लिक करना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। उपाधियों में इनको कहा जाता है साहित्य की साम्राज्ञी। पूछ लिया जाए निम्न में से साहित्य की साम्राज्ञी किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा नाम दे दिया और 3 नाम अलग दे दिए। तो आपको ध्यान में रखना है, साहित्य की साम्राज्ञी महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। शारदा की प्रतिमा, इनकी दूसरी उपाधि क्या है? शारदा की प्रतिमा। ठीक है, साहित्य की साम्राज्ञी, शारदा की प्रतिमा, और आधुनिक युग की मीरा। ये तो कई बार आया हुआ सवाल, आधुनिक युग की क्या? मीरा। ठीक है। और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि, ये भी एक इनकी उपाधि है। लिख लीजिए, हिंदी के विशाल मंदिर की क्या है? वीणा पाणिनि। वीणा पाणिनि, ये उपाधि भी इनकी है। ठीक है मामला। आगे देखिए, इनके काव्य संग्रह, ये सारी की सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और किताब में लिख रहे हैं तो ऊपर
जो जगह है वहाँ पर लिख लीजिए। काव्य संग्रह में आपको इनका जो रचना काल है उनके सहित बताऊंगा, तो मिलान वाले प्रश्नों में भी आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इम्पोर्टेंट काव्य संग्रहों की बात करेंगे। 1930 में आता है इनका निहार काव्य संग्रह, ये 1930 में निहार। वहीं 1932 में रश्मि, 1932 ईस्वी में रश्मि, 1935 में निर्जा। ये इनका क्रम है जो पूछा गया है कालक्रमानुसार, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा पहले भी। और 1936 में सांध्य गीत, 1936 में कौन सा? सांध्य गीत। तो 1930 में निहार, 32 में रश्मि, 35 में निर्जा और 36 में सांध्य गीत। निहार रश्मि निर्जा को संध्या में, निहार रश्मि निर्जा को संध्या में 30 32 35 36, 30 32 35 36, ठीक है। पांचवा जो इनका है, पांचवा महत्वपूर्ण आता है 1940 के अंदर यामा, ये भी काव्य संग्रह है। और इस यामा में क्या है, जो ये चारों है इनका संग्रह है, चारों का संग्रह। चारों कौन से? उपयुक्त चारों जो मैंने ऊपर आपको बताए, निहार का, रश्मि का, निर्जा का और सांध्य गीत, इन चारों का संकलन इसमें किया गया है यामा में 1940 में। और इसी पर इनको 1982 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नोट कर लीजिए इस चीज़ को भी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत को, इन चारों का संकलन किया गया यामा के अंदर 1940 में, और इस पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है मामला। अब इनके देखते हैं हम रेखा चित्र और संस्मरण। क्या देखते हैं? रेखा चित्र और संस्मरण। देखिए, रेखा चित्र और संस्मरणों में आता है अतीत के चलचित्र। पहला आता है अतीत के चलचित्र, ठीक है, अतीत के चलचित्र। प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी। दूसरा आता है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। अतीत में तो चलचित्र चल रहे थे और अतीत स्मृति में क्या आ रही थी? रेखाएं आ रही थी। 1943 ईस्वी प्रकाशन। अगला आता है इनका एक पथ के साथी। अगला कौन सा आता है? पथ के साथी। पथ के साथी का समय देखें तो इसका हो जाएगा आपके साहब 1956, ठीक है। पथ के साथी का 1956। अगला आता है एक बहुत ही प्रसिद्ध, ये कई बार पूछा गया, मेरा परिवार। मेरा परिवार, मेरा परिवार के समय की बात करें तो आता है इसका 1972। क्या आता है? 1972। और एक आता है स्मृति चित्र, संस्मरण है। स्मृति चित्र यह है संस्मरण, और इसका है समय 1973। देखिए साथियों, अतीत के चलचित्र 41 में, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972 और स्मृति चित्र 1973। इनमें मुख्य रूप से आपको ये चारों तो याद रखने ही रखने। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956 और मेरा परिवार 1972। मेरा परिवार 1972। ये रेखा चित्र और संस्मरण हो गए इनके। यहाँ से सवाल जरूर या तो साहित्य इतिहास में पूछ लिया जाएगा या फिर यहाँ से पूछ लिया जाएगा, जरूर याद रखनी। अब आपको बताता हूँ मैं इनके प्रमुख निबंध। निबंध भी कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है साहित्य इतिहास के अंदर, उनसे संबंधित रचनाएं अवश्य ही पूछी जाती है। यूं तो रचनाकार बहुत सारे हैं, लेकिन इनकी पूछी जाती है। निबंधों में आता है इनका श्रृंखला की कड़ियाँ। क्या आता है? पहला आता है इनका श्रृंखला की कड़ियाँ। नोट करते जाइए आप। आपको लग सकता है कि यार गुरुजी कितना लिखवा रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रहे हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की जो यहाँ पे लाउड, श्रृंखला की कड़ियाँ, समय 1942। ये क्या है? निबंध है इनके।
श्रृंखला की कड़ियाँ 1942। क्षणदा, क्षणदा नाम से निबंध लिखा, इसका समय है 1956। क्षणदा का 1956। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में। विवेचनात्मक गद्य 1962 में। संकल्पिता 1968 में। संभाषण, ये लिख लीजिएगा आप, संभाषण, पीछे जो बताए वो भी निबंध है। संभाषण इसका है समय 1975, ये भी निबंध है। और भारतीय संस्कृति के स्वर, इसको जरूर याद रखिएगा, भारतीय संस्कृति के क्या स्वर, समय की बात करें इसकी तो इसका समय 1984। ये इनके क्या है, प्रमुख निबंध है। श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, इनको ध्यान रखिएगा। बाकी विवेचनात्मक गद्य, संकल्पिता, ये भी इनके निबंध है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन जरूर लिख लीजिएगा, ये साहित्य इतिहास में बहुत बार पूछी गई है। जो श्रृंखला की कड़ियाँ है, श्रृंखला की कड़ियाँ जो है, यहाँ से क्या होता है, श्रृंखला की कड़ियाँ से साहब हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत होती है। श्रृंखला की कड़ियाँ से क्या, साहित्य इतिहास में स्त्री विमर्श की शुरुआत होती है। अब पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य के इतिहास में स्त्री विमर्श पर शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, कहाँ से होती है, तो श्रृंखला की कड़ियाँ जो निबंध है इनका, वहाँ से मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद में इनका एक संग्रह दीप शिखा, उसके अंदर जो संकलन है इनका, उसमें 51 कविताएं हैं दीप शिखा में। और निहार जो है, हमने काव्य संग्रह की जो बात की थी पहले, निहार जो काव्य संग्रह है उसमें 47 कविताओं का संकलन है। निर्जा जो है उसमें 58 कविताएं और सांध्य गीत में 45 कविताओं का संकलन है। यह आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इनको कौन कौन से सम्मान मिले, क्योंकि सम्मान भी अक्सर पूछे जाते रहे हैं महत्वपूर्ण रचनाकारों के। सम्मानों में आपको पहले बता दिया था, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला तो यामा पर मिला था 1982 में, लेकिन इसके अलावा इनको 1934 में मिला था शेक्सपियर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? शेक्सपियर। 1934 में मिला था शेक्सपियर पुरस्कार। उसके अतिरिक्त बात करें हम तो 1943 में मिला था ये मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये मिला था। इसके बाद में पुरस्कारों की बात करें तो 1956 में पूछा जाए इनको पद्म भूषण कब मिला था, तो इनको पद्म भूषण 1956 में मिला था महादेवी वर्मा को। देखिए, इसीलिए ये बड़ी हस्ताक्षर कहलाती है। 1982 में मिला था वो ज्ञानपीठ, जिसका मैंने आपको बता ही दिया पहले, यामा पर मिला था ज्ञानपीठ यामा के लिए, जिसमें वो चारों का, निर्जा का, निहार का, सांध्य गीत का, चारों का संकलन है यामा में। और 1988 में पद्म विभूषण, देखिए पद्म भूषण मिला 1956 में और 1988 में पद्म विभूषण। ज्ञानपीठ 82 में, 43 में मंगला प्रसाद और 34 में शेक्सपियर पुरस्कार। एक इम्पोर्टेंट बात और लिख लीजिए आगे पुरस्कारों के अतिरिक्त, कि जो महादेवी वर्मा की समस्त रचनाएं ना, उनको महादेवी इनकी जो समस्त रचनाओं को महादेवी साहित्य शीर्षक से 5 खंडों में, कितने खंडों में? महादेवी का जो साहित्य है कंप्लीट, इसको 5 खंडों के अंदर, 5 खंड के अंदर सेतु प्रकाशन से यह प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? सेतु प्रकाशन झांसी से हुआ था, महादेवी साहित्य नाम से।
चांद पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया था, वो तो पाठ में आई जाएगी। और इसके अतिरिक्त एक साहित्यकार संसद, ये भी हिंदी साहित्य इतिहास में इंपॉर्टेंट, साहित्यकार संसद नाम से इन्होंने एक साहित्यकार, लिख लीजिए, ये भी जितना भी लिखवा रहा हूँ वो सारा का सारा लिख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा फिर इनसे संबंधित। साहित्यकार संसद नामक एक संस्था बनाई थी इन्होंने, ठीक है। उसमें क्या था, जो हिंदी के लेखक थे उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए साहित्यकार संसद संस्था जो बनाई थी, उसमें हिंदी के लेखकों की मदद के लिए ये बनाई गई थी। ये था इनका विशेष परिचय। और इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ आती है, मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ, चिर सजग आंखें उनंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, और वेदना में जन, करुणा में मिला आवास। ये सारी की सारी इनकी प्रमुख पंक्तियाँ जो साहित्य इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और महादेवी वर्मा के जो प्रिय प्रतीक हैं दीप और बादल है। प्रिय प्रतीकों की बात करें, इनकी आखिरी परिचय में बात है, प्रिय प्रतीकों की बात करें तो इनका प्रिय प्रतीक है दीप और बादल। ये भी साहित्य इतिहास में कई बार पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक निम्न में से है दीप और बादल। ये तो था इनका संपूर्ण जीवन का परिचय साथियों। अब हम अध्याय के अंदर क्या कुछ छोटा मोटा जो परिचय दे रखा है उससे भी आपको फटाफट रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। देखिए, जन्म मैंने बताया आपको 1907 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में। शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक इन्होंने कार्य किया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया। 87 में निधन हो गया था। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। याद रखिएगा कि निम्न में से छायावाद की कवियत्री है महादेवी वर्मा, ठीक है। निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा उनके क्या प्रमुख काव्य संग्रह। और निहार, रश्मि, निर्जा इनको क्या यामा के अंदर संकलित किया गया। 1940 में इसका समय है और इस पर इनको वो ज्ञानपीठ भी मिला था। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी है जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख है, जिसमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियाँ, जो मैंने आपको बताई दिया था। उनके महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया, जो मैंने आपको बता ही दिया कब कब किया। महादेवी वर्मा की साहित्यिक साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। और स्त्री विमर्श श्रृंखला की कड़ियाँ से प्रारंभ होता है हिंदी साहित्य इतिहास में, वो भी आपने देख लिया। हिंदी गद्य मतलब कि मैं कहता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से जुड़े रहे हो तो आपको सुनते सुनते हुए भी सारी चीज़ें याद करवा दूंगा, याद हो जाएगी। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुँचाने का श्रेय महादेवी वर्मा को जाता है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। आपको इनके शब्दों को, इनके अध्यायों को पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही चित्र बनते जाएंगे अपनी खोपड़ी के अंदर। अब अध्याय जो है महादेवी वर्मा का ये 7वां क्षितिज, जो पुस्तक कक्षा 9 की, उसमें नाम है इसका मेरे बचपन के दिन। पाठ का क्या नाम है? मेरे बचपन के दिन। और ये महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में क्या पढ़ रही थी, अध्ययन करती थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है जो देखने को मिलता है। तो ये था अपना पाठ परिचय और महादेवी वर्मा का परिचय। अब करते हैं हम अध्याय को प्रारंभ। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा का जो लिखा हुआ है, देखिए मज़े से बिल्कुल इत्मीनान से आप सुनिए। जहाँ से जो जिन पंक्तियों में सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा, नोट करवा दूंगा। फिर अनुरोध, अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सभी साथियों को जोड़ें, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। जो बचपन की जब यादें आती है तो उनको बड़े ही अट्रैक्ट होते हैं कि यार मैं बचपन में ऐसे करता था, वो था, वो मिला था वहाँ पर, वो दोस्त बढ़िया था यार, और वो ख़राब भी था, ये सारी की सारी चीज़ें। तो विचित्र सा आकर्षण होता है बचपन की यादों में।
कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। देखिए यही सवाल बन सकता है, नोट कर लीजिए। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। यहाँ पर मैं किसके लिए आया है? महादेवी वर्मा के लिए। ठीक है मामला। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। 200 वर्षों तक, सुना है, समय भी ध्यान रखना, 200 वर्षों। उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। सुना है, उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। परम धाम का मतलब काम तमाम कर देते उनका, यूँ समझिए आप। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुलदेवी दुर्गा थी। देखिए महादेवी वर्मा के कुलदेवी कौन सी थी? दुर्गा थी। ध्यान में रखना, ये भी लिख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मतलब बड़ा लाड़ प्यार किया जाने लगा, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों क्या किया सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और हिंदी का कोई वातावरण है जो नहीं था। बाबा जो थे फारसी और उर्दू जानते थे और पिता ने क्या पढ़ी थी? अंग्रेजी पढ़ी थी, और हिंदी का कोई वातावरण नहीं था परिवार के अंदर। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई थी। वो जबलपुर की थी इनकी माता जी, और वहाँ से आई तब क्या हिंदी साथ लेकर आई। मतलब ये नहीं कि हिंदी को डब्बे में बंद करके लेके आई, हिंदी सीखी हुई थी वो, हिंदी पढ़ी लिखी थी वो। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी और पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो अध्याय में ये जो सवाल है, यहाँ सवाल बन सकता है, नोट कर लीजिए कि महादेवी वर्मा को सबसे पहले उनकी माता ने कौन सा ग्रंथ जो पढ़ना सिखाया? पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। और ये भी पूछा जा सकता है पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो यहाँ पर उन्होंने है जो किसके लिए आया है? तो उन्होंने किन्होंने, मतलब ये माताजी है वर्मा की, महादेवी वर्मा की। ठीक है, उन्होंने सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। यहाँ पर इसको किसके लिए आया है? महादेवी वर्मा के लिए। और कौन कहते थे? बाबा कहते थे। और बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने और संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। और पंचतंत्र किसका लिखा हुआ है वो आप कमेंट करके बताइएगा। संस्कृत सुनते थे। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मतलब प्रवेश दिला दिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, अलग था थोड़ा, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रोस्तवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। ठीक है, मिशन स्कूल में ज़्यादा मन नहीं लगा, तो फिर उन्होंने किस स्कूल में भेजा? क्रोस्तवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं पाँचवें दर्जे में भर्ती हुई। आपको पूछा जा सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए, क्रोस्तवेट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। क्रोस्तवेट जो कॉलेज में इनका जो दाखिला हुआ, क्रोस्तवेट कॉलेज में, तो किस में भर्ती हुई है? 5वें दर्जे में। किस में? 5वें दर्जे में भर्ती हुई। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, खाने वाली जगह। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। देखिए ये जो स्कूल है उसका बाहर का बोर्ड वगैरह। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। कितनी लड़कियाँ? 4 एक कमरे में। उनमें पहली ये साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। इनकी जो पहली साथी कौन थी? सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। ये तो 5वें में थी, महादेवी वर्मा तो, और सुभद्रा कुमारी 7वें में थी और 2 साल सीनियर थी। तो ये किस दर्जे में थी सुभद्रा कुमारी? 7वें में। और पहली साथी कौन मिली? सुभद्रा कुमारी। तो ये चीज़ तीनों है जो नोट कर लीजिए आप। सुभद्रा कुमारी 7वें दर्जे में थी और इनकी पहली साथी थी, और ये जो खुद है ये 5वें दर्जे में थी।
वे कविता लिखती थी, वे कविता लिखती थी, यहाँ पर वे के कौन, सुभद्रा कुमारी। और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागी कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रिज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, खड़ी बोली हिंदी में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात हो रही यहाँ पर। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा महादेवी तुम कविता लिखती हो। नोट कर लीजिए इस लाइन को, इंपॉर्टेंट। महादेवी तुम कविता लिखती हो, किसका कथन है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। महादेवी तुम कविता लिखती हो, ये किसका कथन है? सुभद्रा का, पूछा जा सकता है। तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाश ली और बहुत सा निकल पड़ा, या यूँ कहीं बहुत सा लिखा हुआ निकल पड़ा। उसमें से तब से किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। माफ़ कीजिए। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉस द बेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब ये क्या करती थी? तुक मिलाते थे दोनों। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। पत्रिका का नाम क्या है? स्त्री दर्पण। उसी में भेज देते थे। नोट कर लीजिए आप कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जब क्रॉस द बेट स्कूल में पढ़ती थी, उस समय जो तुक मिलाती थी, उस समय जो जैसे भी टूटी फूटी रचनाएं लिखती थी, करती थी, उनको किस पत्रिका में भेजती थी? तो स्त्री दर्पण के अंदर भेजती थी। नोट कर लीजिए इस लाइन को, जैसे मैंने बोला। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। देखिए, जब सत्याग्रह आंदोलन ये प्रारंभ हुआ तो उस समय स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र कौन सा भवन बना? आनंद भवन। हल्का सा याद रखिएगा। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे और क्रॉस द बेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। ठीक है, सम्मेलनों में हम कविता सुनाते। कभी हरिओज जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकार जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे, 100 के तकरीबन पदक मिले होंगे, 100 से ज़्यादा ही मिले होंगे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा देखो यह मिला है। मैंने उनसे आकर कहा देखो यह मिला है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर पूछा जा सकता है मैंने और उनसे किसके लिए है? मैंने यानी महादेवी और उनसे यानी सुभद्रा कुमारी। ठीक है, देखो यह मिला है, देखो यह मिला है। यहाँ पर यह किसके लिए आया? जो चांदी का एक कटोरा मिला था उसके लिए आया है। यह भी आप नोट कर लीजिए। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में क्या है? खिलाओ। अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। कथन किसका है? सुभद्रा कुमारी का। ठीक है, नोट कर लीजिए इस लाइन को भी। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए थे, बापू यानी गांधी जी। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे, तू देती है इसे। ये कथन किसका है? बापू का। अब मैं क्या कहती? मैंने दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। नहीं, और जाओ दिखाने किसका कथन है? सुभद्रा जी का। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या फिर चाहे फूल के कटोरे में खिलाओ। वो तो दे आए उनको, तब किसी में खिलाओ, खीर तो बनानी पड़ेगी।
फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। माधवी वर्मा की प्रसन्नता हो रही थी कि कुछ तो काम आएगा। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। नोट कर लीजिए कि सुभद्रा कुमारी जब हॉस्टल छोड़कर चली गई थी तो उनकी जगह कौन उनकी साथी बनी थी, तो मराठी लड़की थी जेबुनिसा, वो हमारे कमरे में आकर रही थी। नोट कर लिए इस बात को। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुनिसा कहाँ की थी? कोल्हापुर से। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था, यानी कि और समय मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिलीजुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उसे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जिन्नत बेगम। उस्तानी जी यानी या कह सकते हैं हम जो उस्ताद होता है, तो उस्तानी जी उस तरीके से यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उनका क्या नाम था? जिन्नत बेगम। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। उस्तानी जी कौन थी? जिन्नत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना नहीं रह जाता, डांटती थी। वाह देसी कौवा मराठी बोली। नोट कर लीजिए इस लाइन को। वाह देसी कौवा मराठी बोली किसका कथन है? उस्तानी भी आ सकता है या फिर जिन्नत बेगम। किसका कथन है? जिन्नत बेगम का। जेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। किसका कथन है? जेबुन का आ सकता है लिखा हुआ नाम या फिर जेबुनिसा आ सकता है। ये मराठी कौवा मराठी बोलता है, किसका कथन है? जेबुन का या जेबुनिसा का। नोट कर लीजिए। ये कहीं से भी कोई भी पंक्ति उठाकर पूछा जा सकता है और यही पूछा जाता है अक्सर गद्य में। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली बोलती थी। और बुंदेलखंड हिंदी साहित्य के उद्भव इतिहास में मैंने आपको थोड़ा बताया था। बुंदेली में कौन सा लिखा हुआ है? आलाखंड लिखा हुआ है, ठीक है। और उसका एक पार्ट और आएगा, एक दो, वो भी करवा देंगे। बोलती थी कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी, क्षेत्रीय भाषा में। ये बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद है जो नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम है जो चला, जो आज तक चलता आ रहा है साहब। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था क्या, कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। कौन है जवारा के नवाब? उनकी नवाब भी छिन गई थी साहब। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। जवारा के जो नवाब रहते थे उसी कंपाउंड में ये रहने लगे जब यहाँ पर आए। बेगम साहिबा कहती थी, वो उनकी, हमको ताई कहो, हमको ताई कहो। ये कौन कहती थी? बेगम साहिबा। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। सौहार्द का भाव था। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। कौन कहती थी? साहिबा, बेगम साहिबा, जिससे वो ताई साहिबा कहने लगे। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है, राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके पहनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे। मैं शाम को आऊँगी। कौन? साहिबा, ताई साहिबा। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ, ठीक है। इनके छोटे भाई का नाम मनमोहन की रखती हूँ मैं, ताई साहिबा। तो ये मेरे बचपन का जो अध्याय है वो चल रहा है, भूल मत जाइएगा। बचपन के दिनों की बातें बता रही है ये। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा
आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे साहब। कौन? मनमोहन, छोटा भाई था। वाइस चांसलर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। तो ताई साहिबा ने क्या नाम दिया? मनमोहन वर्मा। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूँ अपने घर में भी अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया, शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती साहब। तो ये था अपना अध्याय, और इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। आगे है, देखिए जो ये उपसर्ग पढ़ते वाला है, हम व्याकरण पढ़ेंगे तब बाद में देखेंगे। निराहारी, निर, आहार, धन, ई। निर उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर, आहार शब्द हो जाएगा, और ई है जो प्रत्यय हो जाएगा। तो यहीं से सवाल है जो अक्सर व्याकरण के यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ये एक देख लीजिए, मातृभूमि ए विलेज विदाउट वीमेन, 2005 में बनी थी ये फिल्म। मनीष झा द्वारा निर्देशित, मनीष झा इसके डायरेक्टर थे, और फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या की त्रासदी को बताया गया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। वर्ड देख लेते हैं, कठिन शब्द। परम धाम यानी स्वर्ग, प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, नक्काशीदार यानी बेल बूटे के काम से युक्त, फूल तांबे और रांगे के मेल से बनी एक मिश्र धातु, निराहार, यहाँ पर फूल वो नहीं है, निराहार बिना कुछ खाए पिए, पदक कोई भी मेडल वगैरह जो कह सकते हैं, प्रशंसा सूचक पुरस्कार कह सकते हैं, सोने चांदी का। प्रभाती सवेरे गाया जाने वाला गीत। लहरिया रंग बिरंगी धारियों, विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। आपने ये कला संस्कृति में पढ़ा होगा। वाइस चांसलर, कुलपति, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्त्री दर्पण जो मैंने आपको जिक्र किया था, अध्याय के अंदर आया था, जिसमें ये भेजती थी अपने रचनाएं तुक मिलाते थे उस पेड़ की डाली के, जो झुकी हुई डाली थी उस पर बैठकर। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही। तो देखिए, स्त्री दर्पण कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद से। संपादक कौन थी? श्रीमती रामेश्वरी नेहरू। ठीक है, वो कब तक रही? 1909 से 1924 तक। स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना उसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। तो जय हिंद साथियों, यह था अपना अध्याय। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा, तमाम परिचय आपको लिखवाया, सारी कुछ चीज़ें अच्छे से बताई। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। फिर अनुरोध, नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ स्टेटस भी लगाएं आप। और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, कोने में जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, फिर घंटी पर क्लिक कीजिए और फिर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। इसके साथ ही साथ ये वीडियो आपका 3 बजे अपलोड हो जाएगा। कोशिश करूँगा 3 बजे और 8 बजे का टाइम रखूँ मैं। 3 बजे तो पाठ अपलोड हो जाएगा और 8 बजे आपकी हिंदी साहित्य इतिहास वाली क्लास है, जो संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11-12 में जो बुक है, जिससे आपका बेसिक ज़बरदस्त हो जाएगा, उसको 8 बजे अपलोड कर दूँ। अगर लाइट की समस्या नहीं रही तो ये अपलोड हो जाएगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।